Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and I'm here with the fourth part of chapter 3, that is biotic and abiotic component of ecosystem. So in the previous videos we have discussed the abiotic components and some other biotic components, and now we are going to discuss some features of ecosystem. Okay, so let's start. So students, in the previous video we have discussed till this temperature, and after that we are going to start our next topic, that is humidity. Okay, so humidity is what? ह्यूमिड मीन्स होता है मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, एयर के साथ प्रेजेंट होता है, वो ह्यूमिडिटी होता है. लेट्स सी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. मैंने पहले बताया जो मॉइस्चर या जो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ह्यूमिडिटी. जैसे इसमें बरसात का मौसम चल रहा है, आप देखते हैं जिसको उमस बोलते हैं. क्या होता है, जो हमारे अर्थ पे वाटर होता है, लैंड पे जो वाटर होता है, वो सन की हेल्प से, सनलाइट के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के बाद एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है. उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वेज. ओके, यस, दिस ह्यूमिडिटी affect living organism in different ways. Humidity regulates the rate at which an organism loses water. Yes, it regulates the rate. जैसे आप देखते हैं आपको स्वेट होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना होता है हमें. ह्यूमिडिटी की कंडीशन में, ह्यूमिड जब मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, तो जो हमारे अंदर जो हमारा स्वेटिंग हो रहा है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है. ह्यूमिडिटी की कंडीशन में हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है. द मोर द ह्यूमिडिटी द लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिलीज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में नमी है पहले से ही, तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म में उससे वाटर लॉस कम होगा. जैसे मान लीजिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है लीव्स के थ्रू, और वो लॉस जो होता है वाटर, वो कहाँ जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है. और जो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है. मतलब एटमॉस्फेयर में वेपराइज फॉर्म में या मॉइस्चर कंटेंट कम होने के वजह से प्लांट्स अपना वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं. सो अगर एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, तो क्या नीड है वाटर वेपर को वो रिलीज़ करने का. मतलब इस कंडीशन में जो वाटर रिलीज़ होता है वो कम होता है. मतलब अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर जो है वो कम रिलीज़ होगा. ओके, for example, the organism in coastal areas lose less water during evaporation due to high humidity, whereas organism in desert area lose more water during evaporation due to less humidity. क्या होता है, डेजर्ट एरिया में आप देखते हैं वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है. एक कंडीशन होती है, लिविंग भी हैं जो वहाँ पे ह्यूमन है, उनको भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस कंडीशन में. लेकिन प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस के लिए बहुत तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं. मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर लॉस ऑर्गेनिज्म का कम होता है, लेकिन जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म का वाटर लॉस ज़्यादा होता है. एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए सन है, सन हमें सनलाइट आ रही है, सन से हीट आ रहा है हमारे अर्थ पे. हीट का बेसिक काम क्या है, सन हीट प्रोवाइड कर रहा है, उससे जो एटमॉस्फेयर पे या लैंड पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका वाटर वेपोराइज हो रहा है, और वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है. होता है ऐसा. लेकिन डेजर्ट एरिया में जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं ही नहीं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कहाँ से आएगी.
वही ऑर्गेनिज़म को हीट मिलेगा और उसी हीट से उनके अंदर इवेपोरेशन होगा और फिर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में आएगी। सो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मल होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी पाई जाती है। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द ईटिंग हैबिट्स, रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग इन एनिमल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ सरफेस। येस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द हैबिट्स, जैसे कि डेज़र्ट में जो प्लांट होते हैं वो कम पानी में ही अपना गुजारा चलाते हैं। वहीं पे आप देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ब्रीडिंग में आप देखेंगे जो डेज़र्ट के प्लांट्स हैं वो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो उस टाइम फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। जब मौसम ठंडा आता है तो उनमें ब्रीडिंग होती है, या एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की भी कंडीशन में ऐसा होता है। सो ह्यूमिडिटी बहुत तरह तरह से ह्यूमंस को, ऑर्गेनिज्म को, अदर ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। ओके, देखेंगे क्विज जोन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अबाउट 30 to 40% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। No, this is false because about 70% of human body is made up of water. Heterotrophs are also called consumers. Yes, this is true because heterotrophs are those which are dependent on other organism, on which are dependent on autotrophs for their food. Peacock is an example of carnivore. Yes, peacock आप जानते हैं मोर स्नेक्स को खाता है, तो इस वजह से ये कार्निवोर होगा। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। येस, इट अफेक्ट्स द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, ऊपर ही लिखा हुआ है। नाउ वी विल मूव टू दिस फूड चेन। हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। फूड चेन में देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ईटिंग and being eaten is also called food chain. It is the process in which one organism feed on other organism to meet the, basically क्या होता है, आप देखते हैं नॉर्मली मिट्टी है, ज़मीन है, सॉयल है, सॉयल में कोई प्लांट ग्रो हुआ, उस प्लांट्स को कौन कौन खा रहा है? बकरियां खा रही हैं, ग्रास हॉपर खा रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। कभी कभी हम भी, वीट हुआ, राइस हुआ, ये सारा हम भी डायरेक्टली फीड कर रहे हैं। बर्ड्स हैं। सो क्या होता है, ग्रास है या कोई प्लांट है, उसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा रहे हैं और ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, तो वो ग्रास क्या है, वो प्लांट क्या है, वो ऑटोट्रॉप है। उसको फीड कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, गाय भैंस कर रहे हैं, बकरियां कर रही हैं, इंसेक्ट्स कर रहे हैं, ग्रास हॉपर कर रहे हैं, तो वो सेकेंड लेवल हो गया। उसके बाद उन ग्रास हॉपर, उन इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, लिजर्ड खा रही है, ऐसे करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। बकरियां हैं, बकरियों को शेर खा रहा है। तो ऐसे करके क्या है, ग्रास के बाद उसको बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है। इस तरह से जो एक लेवल होता है एक दूसरे को फीड करने का, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में बना हुआ ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है और फ्रॉग को स्नेक। दिस इज़ फूड चेन। एक दूसरे को ये खा रहे हैं और एक सिस्टम मेंटेन है। अगर ग्रास हॉपर, अब आप सोच लीजिए ये ग्रास है, ग्रास हॉपर फ्रॉग है, उसके बीच में ग्रास हॉपर वाली कंडीशन, मतलब इंसेक्ट की कंडीशन ना रहे तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्रास हो जाएगी, और फ्रॉग के लिए क्या होगा, फीडिंग करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं अगर ये सेकेंड लेवल हटा दिया जाए। एक दूसरे के ऊपर सब फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ओके, द एरो रिप्रेजेंट व्हाट इज ईटन बाय होम। यस, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक। दिस इज फूड चेन। इसमें क्या होता है, फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, और जो सबसे हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। मतलब आप देखेंगे स्नेक इन कंपैरिजन टू ग्रास, अगर ग्रास को देखोगे आप, प्लांट्स को देखोगे, उसके कंपैरिजन में स्नेक्स को देखोगे,
तो उनके नंबर्स कम होंगे। ग्रास, फिर बकरी को देखेंगे, बकरी के बाद शेर को देखेंगे तो शेर कम होता है। सो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनकी जो संख्या होती है वो कुछ कम होती है। नाउ वी विल मूव टू फूड वेब। देयर आर मैनी फूड चेन इन आवर सराउंडिंग। यस, आप देख रहे हैं सेम प्लांट है, सेम ग्रास को बकरी भी खा रही है, भैंस भी खा रही है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है। तीन तीन एग्जाम्पल में ही मैंने दिया, तीन तीन ऑर्गेनिज्म सेम उसी ग्रास को खा रहे हैं। फिर उसको बकरी खा रही, बकरी को हम ह्यूमन बीइंग भी खा रहा है, शेर भी खा रहा है, टाइगर भी खा रहा है, लेपर्ड भी खा रहा है। मतलब क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जो ये फूड चेन दिखाई गई आपको इस डायग्राम में, यही अकेली एक फूड चेन है। ऐसे कई हज़ारों फूड चेन हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब आप खुद ही देखिए, बकरी को शेर भी खा रहा है, लेपर्ड भी खा रहा है, टाइगर भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं, हाइना भी खा रहा है, जैकॉल भी खा रहा है। तो मतलब ये सब क्या है, कहीं ना कहीं बकरी को फीड करने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। सो इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फूड चेन, डिफरेंट फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन होता है उसको हम फूड वेब बोलते हैं। फूड मीन्स होता है भोजन और वेब मीन्स होता है जाल। मतलब भोजन ग्रहण करने का एक जाल जैसा बना हुआ, जैसे मकड़ी का जाल होता है आपने देखा होगा, उसी तरह एक जाल जैसा बिछा हुआ है ऑर्गेनिज्म को फीड करने का। लेट्स रीड। there are many food chain in our surrounding at the same time. They are interconnected at different level and appears like a web. yes, जैसे बकरी को ही देखा हमने, बकरी को फीड करने के लिए तीन तीन चार चार ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सो अब हमको चारों को बकरी के लिए डिनोट करना हो तो वो एक जाल के जैसा ही हमें अपीयर होगा। सो द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। ऑलरेडी टोल्ड यू। An example of simple food web is given here. Green plants can be eaten by different herbivores. Yes, you know that. These herbivores are eaten by carnivores. Similarly, the carnivore are eaten by other carnivore or omnivores. Yes. Now let's see another diagram of this food web. You can see that plant है, plant को insect भी खा रहा है और snail भी खा रही है। इस जो स्नेल है, स्नेल को डायरेक्ट स्नेक भी खा रहा है, ईगल भी खा रहा है, दो दो ऑर्गेनिज्म इसको खा रहा है। वहीं पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को लिजर्ड भी खा रही है, इंसेक्ट को आपका बर्ड भी खा रही है, जो ईगल है वो भी खा रही है। उसके बाद आप देखेंगे जो स्नेक है वो डायरेक्टली स्नेल को भी खा रहा है, इन बर्ड्स को भी खा रहा है, और ये लिजर्ड जो है वो ग्रास हॉपर को आपके खा रही है। मतलब कई सारा फूड चेन आप देखेंगे, प्लांट, इंसेक्ट और लिजर्ड का एक अलग फूड चेन है, प्लांट, स्नेल एंड दिस बर्ड ऑफ प्रे, इन तीनों का एक अलग फूड चेन है। प्लांट, स्नेल एंड स्नेक का अलग फूड चेन है, प्लांट, इंसेक्ट एंड दिस बर्ड ऑफ प्रे, इनका अलग फूड चेन। मतलब हर किसी का अलग अलग अपना अपना फूड चेन है। ओके, so these number of food chain is interconnected and this is called food web. Okay, now this energy pathway, we will discuss this energy pathway in the next video. That's all for today. Your assignment work is write down the difference between food web and food chain, make different diagram of both. Okay, so thank you students.